दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने 2019 के प्रश्न पत्र को, 2020 के प्रश्न पत्र को, 2021 के प्रश्न पत्र को, 2022 और 2023 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित दोस्तों वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, क्या इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र को, और इस वीडियो में दोस्तों हम 115 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न हैं उससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने उन प्रश्नों को ना हल किया हो वह जाके चैनल पर अपलोडेड वीडियोस से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 115 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों 115 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 115 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, तो याद रखें 2.2। क्या है? 2.2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो याद रखें ऑप्शन ए 2.2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न हम नहीं देखेंगे, डाटा का प्रश्न है। डाटा दोस्तों नवीनतम पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 117 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखें दोस्तों केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्नों को। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। पहला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 11 जुलाई को। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है, 5 जून को हम लोग मनाते हैं दोस्तों क्या, तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों क्या, तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा। चलिए 119 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो याद रखिए दोस्तों हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे डाटा देखिए। 0 से 6 वर्ष आयु की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शिशु लिंगानुपात यहाँ दिया गया है। ठीक है, केरल में है दोस्तों ग्रामीण में प्रति 1000 पे 965। ठीक है, प्रति 1000 पे 965। शहरी कितना है केरल में, प्रति 1000 पे 963। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दिया गया है प्रति 1000 पे ग्रामीण कितना है 906 शिशु लिंगानुपात, और शहरी है प्रति 1000 पे 865 शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, प्रति 1000 पे कितना है 906, और शहरी में है प्रति 1000 पे 865। जम्मू एवं कश्मीर में है प्रति 1000 पे 865, और फिर शहरी में है प्रति 1000 पे 850। क्या है? प्रति 1000 पे 865 और शहरी में है प्रति 1000 पे 850। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हरियाणा में सबसे न्यूनतम है दोस्तों शिशु लिंगानुपात
अनुपात कितना है, वह है ग्रामीण में प्रति 1000 पे 835 और शहरी में है प्रति 1000 पे 832। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो 0 से 6 वर्ष आयु के चाइल्ड सेक्स रेशियो है दोस्तों, वह सबसे कम है हमारे कहाँ पे, तो सबसे कम है दोस्तों वह है हमारा हरियाणा राज्य में। ठीक है, याद रखिए प्रति 1000 पे 835 है और प्रति 1000 पे 832 है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, प्रति 1000 पे 835 और प्रति 1000 पे 832। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए 120वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडेसा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, ठीक है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। क्या है दोस्तों, फिर से देखें, कह रहा दोस्तों फिर से कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो इसका सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 55%। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो याद रखें दोस्तों 55% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो याद रखें दोस्तों 55% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार और देखें, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो याद रखें 55%। ठीक है, फिर देखें, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो 55% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें दोस्तों। ठीक है, कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या हमारे शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो याद रखें 55% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 121 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो वह है दोस्तों हमारा हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की दृष्टि से सबसे नीचे है। तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हरियाणा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो याद रखिए दोस्तों हरियाणा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न देखिए दोस्तों। कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। क्या है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो याद रखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गोमती नदी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो याद रखिए दोस्तों गोमती नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बस्ती। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो वह है दोस्तों हमारा बस्ती, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जबकि फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ से दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग गुजरेगा। चलिए यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए कौन कौन से जिले हैं जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग गुजरेगा। ठीक है, कह रहा है प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए जिले देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, फिर है दोस्तों बाराबंकी, फिर है दोस्तों फैजाबाद, फिर है अम्बेडकर नगर, फिर है दोस्तों अमेठी, फिर है सुल्तानपुर, फिर है आजमगढ़, फिर है मऊ, फिर है गाजीपुर। ठीक है, कह रहा है बलिया में इस मार्ग के विस्तार होने से जिलों की संख्या क्या है 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है
कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार लखनऊ से बलिया उत्तर प्रदेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार लखनऊ से बलिया उत्तर प्रदेश करने का लक्ष्य रखा गया है और यह लगभग 400 किलोमीटर लंबा होगा हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में किया गया था। क्या है? प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में किया गया था। कौन कौन से जिले हैं इनको देख लें, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो वह है दोस्तों लखनऊ, फिर है दोस्तों बाराबंकी, फिर है फैजाबाद, फिर है अंबेडकर नगर, फिर है दोस्तों अमेठी, फिर है सुल्तानपुर, फिर है आजमगढ़, फिर है मऊ, फिर है गाजीपुर। ठीक है, क्या है? लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। कह रहा है कि बलिया में इस मार्ग के विस्तार होने से जिलों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, बलिया में इस मार्ग के विस्तार होने से जिलों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को अब देखेंगे। कह रहा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? क्या है दोस्तों? कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, देखें फिर से देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम श्रावस्ती। ठीक है, याद रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों श्रावस्ती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों श्रावस्ती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों श्रावस्ती इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम 124 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है, 125 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक बार जितने भी जिले दिए गए हैं श्रावस्ती का हम देखेंगे। महिला साक्षरता दर दोस्तों है 34.78%। क्या है? जो हमारा श्रावस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका महिला साक्षरता दर है दोस्तों 34.78%। ठीक है, बलरामपुर का है दोस्तों 38.43% महिला साक्षरता दर। ठीक है, 38.43%। ठीक है, बहराइच का है दोस्तों 39.18% महिला साक्षरता दर। ठीक है दोस्तों, और रामपुर का है 44.44%। ठीक है, फिर से देख लीजिए श्रावस्ती का महिला साक्षरता दर है दोस्तों 34.78%, बलरामपुर का है दोस्तों 38.43%, बहराइच का है 39.18% और रामपुर का है 44.44%। ठीक है, श्रावस्ती का है 34.68%, बलरामपुर का है 38.43%, बहराइच का है 39.18%, रामपुर का है 44.44%। ठीक है, श्रावस्ती 34.78, बलरामपुर 38.43, बहराइच 39.18, रामपुर 44.44 महिला साक्षरता दर है प्रतिशत में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 125 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे? वह है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनकी ग्रामीण जनसंख्या हम देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह है दोस्तों हमारा कितना? तो वह है दोस्तों हमारा 15.531 करोड़। क्या है? 15.531 करोड़ है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, फिर दोस्तों हम देखेंगे बिहार में, तो बिहार में है 9.2341 करोड़। क्या है? बिहार में है 9.2341 करोड़ हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। फिर है पश्चिम बंगाल में, तो 6.2183 करोड़। क्या है? पश्चिम बंगाल में 6.2183 करोड़। फिर है दोस्तों महाराष्ट्र में हमारी 6.1556 करोड़। ठीक है, 6.1556 करोड़, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 126 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। ठीक है, याद रखें। कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है, तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, गाजियाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है, तो याद रखिए दोस्तों, गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। कह रहा है कि स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से चुने गए विभिन्न शहर हैं। देख लेंगे एक बार। सहारनपुर है दोस्तों, मुरादाबाद है, ठीक है, फिर है दोस्तों बरेली, फिर है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी आदि हैं। क्या है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि हैं। इन शहरों के नाम आप याद रखिएगा। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि हैं दोस्तों हमारे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत, जबकि गाजियाबाद यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए 127 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस। यह दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, पुराना हो चुका है। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्नों को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर तो दोस्तों पुराने हो चुके हैं, इनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन विविध के प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि विविध के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है दोस्तों ढींग एक्सप्रेस क्या है। कह रहा है दोस्तों ढींग एक्सप्रेस क्या है, तो याद रखें दोस्तों ढींग एक्सप्रेस है दोस्तों हमारा हिमा दास का मुंह बोला नाम। आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ढींग एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, तो याद रखिए यह हिमा दास का मुंह बोला नाम है हमारा ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों हिमा दास का मुंह बोला नाम है दोस्तों हमारा ढींग एक्सप्रेस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है ढींग एक्सप्रेस क्या है, तो याद रखिए हिमा दास का मुंह बोला नाम है दोस्तों हमारा ढींग एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे के प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। हमारे आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं। ठीक है, केवल विविध के प्रश्नों को देखेंगे, करंट के प्रश्न हमारे पुराने हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए करंट के प्रश्नों को हम कवर नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ विविध का एक प्रश्न है, देखेंगे हम क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ आप लोग कृषि से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन काफ़ी होता है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें कृषि प्रश्न आंसर टिक कर दिया था, जिसकी वजह से यह गलत हो गया था। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। ठीक है, कृषि से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो याद रखें दोस्तों शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें दोस्तों क्या हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बोरलॉग को सन 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेट भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है, बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलॉग को सन 1970 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और नॉर्मन बोरलॉग को पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कृषि से कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें 1970 में प्रदान किया गया, और वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिए। और इनको हम लोग दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर प्रश्न देखें। विविध का एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। क्या है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया दोस्तों। ठीक है, और नीति आयोग को दोस्तों हम लोगों ने योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नीति आयोग को दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कह रहा है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, क्या है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया। और एक और पॉइंट और याद रखें, जो हमारा 16वां वित्त आयोग नियुक्त किया गया है दोस्तों, 16वां वित्त आयोग का जो गठन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है दोस्तों, उसके भी हमारे अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, वह भी दोस्तों उनके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह है हमारे अरविंद पनगड़िया जी को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों NK सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह। और दोस्तों हमारा जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे दोस्तों KC नियोगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 147 नंबर प्रश्न देखेंगे। विविध का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों ABC का। तो वह है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन। यहाँ देखें, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए आप लोग। क्या है, ABC इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन C होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित है हमारा भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और फुल फॉर्म भी याद रखें, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित है हमारा ABC इंडेक्स। चलिए 148 नंबर प्रश्न को देखें। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है दोस्तों अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिए, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। क्या है, इस पुस्तक का पूरा नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 149वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो पुस्तक है वह है हमारी संजय बारू की। ठीक है, क्या है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों, वह लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। यहाँ देखें क्या कह रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। ठीक है, क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिए संजय बारू। और यह पुस्तक आधारित है दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर। ठीक है, याद रखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों संजय बारू। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 150वें और लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे क्या दिया गया है।
कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिली। ठीक है, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिली हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो याद रखिए दोस्तों, चिली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा 2018 का प्रश्न पत्र था उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हाल प्रश्न पत्र 2017 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 2018 के प्रश्न पत्र को हम लोगों ने और पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें क्योंकि परीक्षाएं बहुत निकट में लगी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं उन वीडियोस से दोस्तों आप लोग पूर्व वर्षों के प्रश्न जो दिए गए हैं हमारे सारे उनको रिवीजन करते चलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट कर लिए जाते हैं और पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखेंगे, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।